दुनिया भर में ऑल्टर्स के आने पर जब सभी लोग अपने सबसे कीमती आइटम्स को सेक्रीफाइस कर रहे थे इस उम्मीद में कि उन्हें एक व्हाइट लाइट का रिवॉर्ड मिलेगा, तब मैंने एक स्पाइसी स्नैक का पैकेट ऑल्टर के बीच में फेंक दिया। आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो मुझे गरीब बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑल्टर अपने हाईएस्ट लेवल की रेड लाइट में बदला, उस रोशनी के बीच एक ऐसा मिथिकल आइटम निकला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। क्योंकि मैंने एक यूनिक पावर जगाई है, आई ऑफ ट्रूथ, जो हर ऑल्टर के कनेक्टेड कोऑर्डिनेट्स और उसकी डिमांड देख सकती है। बस उसके डिमांड के हिसाब से सही आइटम चढ़ाने पर ऑल्टर से हाईएस्ट रिवॉर्ड मिल जाता है। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों पहले मैं बस एक आम सा लड़का था जिसको उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने लूट लिया था। वो मेरे नए खरीदे हुए डियोर बैग को लेकर तुरंत एक मेबैक गाड़ी में बैठ गई थी। उसे जाता हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान गिरने वाला है, और अचानक से सच में आसमान से एक तेज आवाज आई और उसके तुरंत बाद अनगिनत ऑल्टर्स आसमान से गिरे और पूरी दुनिया आग की रोशनी में घिर गई। और अचानक से मेरी आंखों में चुभन सी हुई, और जब दोबारा मैंने आंख खोल के देखा तो पास वाले ऑल्टर पर एक ऐसी लाइन लिखी थी जो सिर्फ मैं देख सकता था। ऑल्टर नंबर 666, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट एंडलेस अबिस। एक जाइंट बीस्ट जिसने सब कुछ खा लिया है, लंबे वक्त ने उसको बोर कर दिया है। इस वक्त वो एक ऐसे खाने की तलाश में है जिसमें एक्सट्रीम टेस्ट और थ्रिल हो। तभी आसपास के लोग भी जमा हो गए। जब एक मोटे लड़के ने अपने हाथ की ब्रेड ऑल्टर में फेंक दी तो कुछ देर बाद ऑल्टर से एक सॉफ्ट सी व्हाइट लाइट निकली और फिर एक चमकता हुआ फ्रूट बाहर आया। ये सब देखकर उस मोटे लड़के की सांस तेज हो गई। बिना सोचे उसने वो फ्रूट अपने मुंह में डाल लिया। उसकी बॉडी का फैट तुरंत गायब हो गया और देखते ही देखते वो एक रिप्ड मस्कुलर गाय बन गया। ये देखकर बाकी के लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और जल्दी जल्दी अपने सबसे कीमती आइटम्स ऑल्टर में फेंकने लगे, चाहे वो पैटिक फिलिपी घड़ी हो या सोने और हीरे। भीड़ इतनी पागल हो गई थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे चीजों को अंदर फेंक रहे थे। ये सब देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि ऑल्टर के पीछे वाला क्रिएचर सिर्फ एक एक्सट्रीम स्टिमुलेशन चाहता है। और मुझे ठीक से याद है कि एक बार एक दोस्त बाहर से एक डेथ स्पाइसी स्नैक लाया था जिसे कि मैंने बस चाटा था और 3 दिन तक मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं टॉयलेट के अंदर ही फंसा रहा था। ये सब जानते हुए अब मैं सोचने लगा कि अगर एक ब्रेड के पीस से एक इनहेंसमेंट फ्रूट मिल सकता है तो अगर मैंने उस मॉन्स्टर की पसंद की चीज उसे दे दी तो मुझे क्या मिलेगा। ये सोचकर मैं भाग कर गया। मैंने अपना पूरा घर छान मारा और वो डेथ स्पाइसी स्नैक निकाल लिया। शांत होने के बाद मैं तुरंत बाहर नहीं गया बल्कि अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करके न्यूज चेक करने लगा। मुझे पता चला कि सच में ग्लोबल इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। हर वेबसाइट पर सिर्फ ऑल्टर वर्ड छाया हुआ था। इसी बीच मैंने एक न्यूज हेडलाइन पढ़ी जिसमें कि लिखा हुआ था कि मिडिल ईस्ट के एक शेख ने एक ट्रक भर के सोना सेक्रीफाइस करके सुपर पावर पा ली। ऑल्टर ने एक ब्लू रोशनी वाला बीज उस आदमी को दिया। उस अमीर आदमी ने जब उस बीज को खाया तो उसे वाइन्स समन करने की खतरनाक पावर मिली। इसके अलावा एक और न्यूज ने मेरा ध्यान खींचा। जापान का सेक्रीफाइस फेल हो गया था और 10 इविल स्पिरिट समन हो गई थी। एक केंडो मास्टर ने अपनी खानदानी तलवार सेक्रीफाइस की थी, पर रिवॉर्ड के तौर पर वहाँ एक ब्लैक स्मोक वाला डीमन निकल आया। फिलहाल जापान में भारी तबाही मची है। मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुला ली गई है। मैं ये सब न्यूज देखकर डर रहा था। मुझे पता चला कि सेक्रीफाइस फेल होने पर डेंजरस डिजास्टर भी आ सकते हैं। इसीलिए ऑल्टर की डिमांड को एग्जैक्टली समझना बहुत जरूरी था। तभी अचानक से मेरा फोन वाइब्रेट किया। चाइना की गवर्नमेंट की इमरजेंसी नोटिस आई थी। इनिशियल रिसर्च से पता चला है कि इन मिस्टीरियस ऑल्टर्स में बड़ा रिस्क है और लिमिट भी है। एक ऑल्टर पर एक इंसान सिर्फ एक बार सेक्रीफाइस कर सकता है। हर इंसान दिन में सिर्फ 3 बार सेक्रीफाइस कर सकता है। साथ ही ऑल्टर्स के आने से एक अननोन एनर्जी पल्स निकली है जिससे दुनिया भर के सारे सीसीटीवी कैमरास खराब हो गए हैं। ये पढ़कर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो परफेक्ट मौका है। मैंने अपने फोन पर टाइम देखा, रात के 10 बज रहे थे। डेथ स्पाइसी स्नैक को पैक करके मैंने बिना सोचे समझे चुपचाप प्लाजा की तरफ निकल गया। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सुबह के बचे हुए खराब आइटम्स पड़े थे। मैंने अपनी जेब से वो डेथ स्पाइसी स्नैक निकाला और फिर ध्यान से उसे ऑल्टर पर रख दिया। अचानक ऑल्टर में एक बड़ा बदलाव आया। एक रेड लाइट आसमान की तरफ निकली। देखते ही देखते पूरा शहर रेड लाइट में कवर हो गया। कुछ किलोमीटर दूर सड़क पर चलने वाले लोग भी इस भयंकर नजारे को देखकर डर गए। उसी वक्त मैंने देखा कि ऑल्टर पर एक काले रंग का बड़ा एग बन गया है। मैंने तुरंत उसे गले लगाया और बिना रुके वहां से गायब हो गया। इस वक्त देश के कैपिटल में एबनॉर्मल अफेयर्स ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में सायरन बज उठा। एक सीरियस चेहरे वाले आदमी ने पूछा, रिपोर्ट जनरल, हमारी इन्फो के मुताबिक हमने उस एरिया को ट्रेस कर लिया है। मैप पर जो लोकेशन दिख रही थी वो वही शहर था जहाँ मैं था, जियांग सिटी का वेस्ट डिस्ट्रिक्ट।
इस एरिया को तुरंत एस क्लास ऑब्जर्वेशन जोन घोषित करो। जियांग सिटी ब्रांच को बताओ, किसी भी कीमत पर पता लगाओ कि वो रेड लाइट आखिर क्या थी। इस वक्त तक मैं भागकर घर आ चुका था। अपनी बाहों में उस बड़े एग को देखकर मैं कंफ्यूज था कि ये आखिरकार क्या चीज है। मैंने सोचा इसे तोड़कर गोल्डन फ्राइड राइस तो बना नहीं सकते थे, तो ये किस काम का है। अचानक एग के शेल पर अजीब से वर्ड्स बन गए। अबिस डिमोनिक ड्रैगन एग, क्वालिटी मिथिकल। अंडा हैच होने के बाद एक अबिस डिमोनिक ड्रैगन पेट के रूप में मिलेगा। उसकी पावर गॉड्स को भी मार सकती थी। ये डिस्क्रिप्शन देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। जो लोग गेम खेलते हैं उन्हें पता है कि मिथिकल सभी कैटेगरीज में हाईएस्ट होता है। उस डेथ स्पाइसी स्नैक ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मेरी आंखें ऑल्टर के रिवॉर्ड आइटम को भी एनालाइज कर सकती थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैं भागकर वॉशरूम गया और मिरर में खुद को घूर कर देखने लगा। मिरर पे एक टेक्स्ट दिखा, आई ऑफ ट्रुथ, क्वालिटी यूनिक, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट देख सकती है। और तो और मेरी आंखें मुझे ऑल्टर को देखने पर उसके कनेक्टेड कोऑर्डिनेट और रिक्वायरमेंट दिखाती है। ऑल्टर से जुड़ी आइटम्स को देखने पर मुझे उनकी क्वालिटी, नाम, सब कुछ पता चलता है। ये जानकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि इन आंखों के इतने सारे यूजेस होंगे। अचानक मुझे पिछली न्यूज पोस्ट याद आई जहां बहुत से लोगों को अजीब लकड़ी या नॉर्मल से पत्थर मिले। उन्हें पता नहीं था कि उनका क्या यूज है, तो वेस्ट हो गए। पर मेरा केस बिल्कुल अलग है। मुझे बस एक बार उन चीजों को देखना है और मुझे सब इन्फो मिल जाएगी। फ्यूचर में हिडन जेम्स ढूंढना अब मेरे लिए पॉसिबल था। मैंने ड्रैगन एग को ब्लैंकेट में रखा, घड़ी में टाइम देखा, रात के 10:30 बज रहे थे। आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। मेरे पास अभी भी 2 और सेक्रीफाइस चांसेस बाकी थे। ये सोचकर मैंने जरूरत की चीजें अपने बैग में डाल ली, जैसे मिंट ऑयल, लाइटर और एक फिलोसफी की बुक। इन्हें बाकी लोग कचरा समझते थे, पर मैंने इन्हें रख लिया। इनके साथ मैंने एंड में अपनी सेफ्टी के लिए एक फ्रूट नाइफ भी रख लिया था। तभी मेरी नजर टेबल पे रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी। फोटो में शिया वेवेक बड़ी खुशी से मुस्कुरा रही थी। ये सोचकर कि इसे रखने का कोई फायदा नहीं है, मैंने फोटो को जेब में डाल लिया ताकि फेंक सकूं। घर से निकलकर मैं सीधा वेस्ट सिटी के अबैंडन फैक्ट्री एरिया में गया। वो जगह काफी टाइम से बंद थी और वहां का रास्ता कॉम्प्लेक्स था, जो एक्शन लेने के लिए बेस्ट जगह थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा। कॉल करने वाला कोई और नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड शिया वाई वाई थी। मैंने सीधा कॉल को कट किया, ब्लॉक करके डिलीट भी कर दिया। उसी वक्त 5 स्टार होटल में शिया वाई वाई जैंग यांग के साथ थी। उसे लगा था कि मैं अभी भी अपने टूटे फूटे रेंट के घर में उदास बैठा हूँगा, पर नेक्स्ट सेकंड ही मैंने कॉल कट कर दिया। ये देखकर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के अंदर गुस्से की एक आग सी जल उठी। वो सोचने लगी जिस लूजर को उसने छोड़ा था उसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल काटने की। उसके साथ जैंग यांग था, जो कि उसकी बात सुनकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी। बस एक सिंपल से सवाल ने शिया वाई वाई का सारा गुस्सा शांत कर दिया। अपने सामने वाले आदमी को देखकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो आसानी से हजारों के बैग्स और लाखों की वॉच दिला सकता था उसे। आज के टाइम में ये बेस्ट सेक्रीफाइस आइटम्स थे, और सच्चा प्यार या वादे इन फायदों के सामने सब बेकार थे। आखिर उसने मेरा दिया हुआ डियोर बैग सेक्रीफाइस किया था, जिससे ऑल्टर से कमाल की ग्रीन लाइट निकली, और उसके अगले 2 सेक्रीफाइस में भी लक के तौर पर ग्रीन लाइट ही आई थी। इन सब से लग रहा था कि वो इस न्यू एरा की डेस्टिनी की रानी है। पास बैठा जैंग यांग भी शिया वेवे का ख्याल रख रहा था, पर उसकी आंखों में एक चालाकी थी। उसने पहले बस थोड़े पैसे खर्च करके मजे लेने का सोचा था, पर उसे पता नहीं था कि इस औरत की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि इसे लगातार 3 बार ग्रीन लाइट मिलेगी। इसीलिए जैंग यांग सोचने लगा इसे अपने पास रखने से शायद बाद में फायदा हो। दूसरी तरफ मैं उस अबैंडन फैक्ट्री एरिया में पहुंच चुका था। मुझे रात 12 बजने से पहले 2 सही ऑल्टर ढूंढने थे, वरना मौका वेस्ट हो जाता। थोड़ी ही दूर चलकर मुझे एक ऑल्टर दिखा, ऑल्टर नंबर 25091, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट स्क्रैप मशीनरी स्पिरिट। एक मैकेनिकल इंप जिसे कचरा जमा करना पसंद है। उसे बॉटल के कैप से काफी ज्यादा लगाव है। ये इन्फॉर्मेशन देखकर मैंने अपना सर हिलाया। एक कचरा चुगने वाला मैकेनिकल इंप, ये कोई अच्छी चीज क्या ही देगा। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तब एक और ऑल्टर सामने आया, ऑल्टर नंबर 18472, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट सूखा तालाब। एक मरने वाली फिश स्पिरिट जो आखिरी बार मीठा पानी पीना चाहती थी। लेकिन इस ऑल्टर से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और मैं तब तक चलता रहा जब तक कचरे से भरी नैरो स्ट्रीट में नहीं पहुंच गया, ये कंफर्म करके कि कोई वहां नहीं है। मैंने उस ऑल्टर पर फोकस किया, ऑल्टर नंबर 4444, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट ट्रेजेडी थिएटर। एक ट्रेजेडी ड्रामा की हीरोइन जो स्टेज पर हमेशा घूमती रहती है। वो अपने पहले से ही फिक्स्ड स्क्रिप्ट से बोर हो चुकी है। अब उसे एक ऐसी चीज चाहिए जो असली बिट्रेयल से भरी हो, जिसमें बहुत ज्यादा नफरत और दर्द भरा हो। ये पढ़कर मेरी सांस रुक गई। पहले तो ऑल्टर का नंबर 444 था, और उसकी डिमांड भी एकदम अजीब लेवल की थी। फिर मुझे याद आया कि मेरा अभी हाल फिलहाल में ही तो ब्रेकअप हुआ था।
मैंने शिया वाई वाई की फोटो बाहर निकाली और फिर उस पर फ्रूट नाइफ से कट लगाए। डर था कि नफरत और दर्द पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने आंखें बंद की और याद करने लगा, हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, प्लीज मुझे और परेशान मत करना। शिया वाई वाई की ये बात सोचकर मैं अचानक मुस्कुराया। मैंने जेब से लाइटर निकाला और फोटो का थोड़ा हिस्सा जलाकर काला कर दिया। फिर मैंने उसको ऑल्टर पर रख दिया। अचानक एक पर्पल लाइट पिलर निकला। इसकी रोशनी रेड लाइट जितनी तेज तो नहीं थी और न्यूज में भी इस कलर की लाइट के बारे में नहीं बताया गया था। मुझे इस लाइट से काफी उम्मीद होने लगी। तभी वहां 5 पुरानी टिकट्स बाहर आईं और मैंने उन्हें तुरंत अपने हाथ में पकड़ लिया। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हुई और टेक्स्ट आगे आया, सीरीज आइटम एक्ट 4 का एडमिशन टिकट, क्वालिटी एपिक, एक बार यूज होने वाला कंज्यूमेबल आइटम। इस टिकट को यूज करने पर किसी के भी अंदर के सबसे डीप डर या दर्दनाक मेमोरीज को बाहर लाया जा सकता है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ जाएगी और वो 3 सेकंड तक मूव नहीं कर पाएगा। ये देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस था। ये तो एपिक लेवल है। हालांकि ये पहले मिले ड्रैगन एग जितना पावरफुल नहीं था, पर 3 सेकंड का हार्ड कंट्रोल आइटम था। फाइट में लाइफ एंड डेथ डिसाइड करने के लिए इतना काफी था और लगता है कि ये किसी बड़ी सीरीज का एक पार्ट है। अगर इसके पहले के पार्ट्स में मिल जाएं तो पता नहीं क्या होगा। मैं ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि रात 12 बजने में आखिरी आधा घंटा बचा था। मैं फैक्ट्री एरिया में और ढूंढने लगा और एक और ऑल्टा मिला, ऑल्टा नंबर 7591, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट कंफ्यूजिंग क्रॉस रोड्स। एक भटका हुआ एक्सप्लोरर सही रास्ता जाने की उम्मीद में है। इस इन्फॉर्मेशन को देखकर मैंने सिर हिलाया और आगे चला गया। मैं इस डिमांड का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता था। थोड़ा आगे जाने पर एक ऑल्टर ने मेरा ध्यान खींचा, ऑल्टर नंबर 1988, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट साइलेंट लाइब्रेरी। एक ओल्ड लाइब्रेरियन दिल से किसी की तारीफ सुनना चाहता है। मैं इसे सिलेक्ट करने का सोच रहा था, पर छोड़ो, अपने पुराने बुरे दिनों के बारे में सोचकर मैंने ऑल्टर से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की सोची। पूरी जगह का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार एक बड़ा वर्कशॉप मिला, जिसके अंदर अजीब तरीके से एक ऑल्टर खड़ा था, ऑल्टर नंबर 101010। नंबर देखकर मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर अगले ही पल समझ आ गया कि ये नंबर एक्चुअली एक बाइनरी कोड है। अजीब टेक्स्ट बाहर आया, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट लॉजिक स्टार्टिंग पॉइंट। एक सुपर एआई जो खुद का कॉन्शियसनेस बनाने वाला है। वो सभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जानता है, पर फिर भी एक पैराडॉक्स समझ नहीं पा रहा। इंटेलिजेंट क्रिएचर उन क्वेश्चंस के बारे में क्यों सोचते हैं जिनका सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं। उसे इस यूजलेस विजडम का एक सैंपल चाहिए। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि यही सही है और बैग से एक बुक निकाली। बुक का नाम था बीइंग एंड नथिंगनेस, जो कि एक एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी बुक थी। ये बुक ऑल्टा के दिमाग से एकदम मैच करती थी। बुक को ऑल्टा पर रखने के बाद एक तेज आवाज आई, जिसे सुनकर मुझे लगा कि मेरे कान फटने वाले हैं। हवा में भी एक इलेक्ट्रॉनिक वायर जलने की बदबू आने लगी। मैं डर गया, क्या मैंने इसके अंदर का सीपीयू जला दिया? अचानक एक गोल्डन लाइट ऊपर आसमान में निकली। पूरा वर्कशॉप गोल्डन रोशनी में था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसने सोचा था कि कुछ ही घंटों में मैं रेड, पर्पल और गोल्डन 3 ऐसी रोशनियां इकट्ठी कर ली हैं जो इंटरनेट पर भी किसी ने नहीं देखी थी। अचानक पीछे से एक ठंडी और जानलेवा फीलिंग आई। तेज रोशनी में मैंने एक काली परछाई को देखा जो किसी इनह्यूमन स्पीड से मेरी तरफ आ रही थी। चाकू की नोक बस मेरी पीठ में घुसने वाली थी, पर अगले ही पल हमला करने वाले की बॉडी एक जगह में फ्रीज हो गई। उसके बाद दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आई और उसका छोटा चाकू जमीन पर गिर गया। वो दर्द के मारे अपना सर पकड़ रहा था, क्योंकि मैंने आखिरी टाइम में एक्ट 4 का एडमिशन टिकट यूज कर लिया था, जिससे एनिमी अपनी दर्दनाक यादों में 3 सेकंड तक अटका रहा। मैंने जल्दी से अपनी कमर से फ्रूट नाइफ निकाला और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। फिर मैं दीवार के सहारे खड़े होकर अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगा। आखिर पहली बार किसी की जान ली थी। उसकी डेड बॉडी को देखकर मैंने अपना मुंह मोड़ा और पेट में जो भी था सब उल्टी कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। लगता है हाई लेवल रोशनी फायदा तो देती है, पर साथ ही मौत को भी बुलाती है। ये अंधेरे में छिपे हुए खतरनाक लोगों को अट्रैक्ट करती है। फिर मैंने बॉडी के ऊपर 2 फेंट व्हाइट लाइट्स निकलती हुई देखी। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। लाइट वेट लेगिंग्स, क्वालिटी नॉर्मल, थोड़ी स्पीड और जंप हाइट बढ़ाती है, अनओन्ड स्टेटस। उसके बाद मैंने एक दूसरे आइटम को देखा, पुअर क्वालिटी स्टेमिना एम्यूलेट, क्वालिटी नॉर्मल, बॉडी की स्टेमिना थोड़ा बढ़ाता है और इसका भी कोई मालिक नहीं होता। अनओन्ड वर्ड पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे एक बहुत ही खतरनाक रूल समझ आ गया, किल एंड लूट। अगर एनिमी को मार दो तो उसके सेक्रीफाइस आइटम को अपना बना सकते हो। इस आदमी के पास 2 यूजफुल आइटम थे। हो सकता है पहले भी उसने किसी को मारा हो, पर इंटरनेट पर सिर्फ अलग अलग कलर की लाइट्स की ही न्यूज क्यों थी? किसी ने इस रिस्क के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आगे चलकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं था, पर जिन्हें पता था उन्होंने चुप रहना ठीक समझा, जिसकी वजह से कुछ लोग नीचे पड़ी
उस बॉडी की तरह मर गए। कुछ लोग खुद हंटर बनना चाहते थे और कुछ लोग बोलने से डरते थे, जैसे गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ये सच सबको पता चल गया तो इसका मतलब था ऑफिशियली मान लेना कि पुराना सिस्टम खत्म हो चुका है, डार्क फॉरेस्ट रूल चलने लगा है और पूरी दुनिया एक ऐसी खाई में गिर जाएगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये सोचकर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो व्हाइट लाइट आइटम्स उठाए और सीधा ऑल्टा के सेंटर में देखा। वहाँ एक फिस्ट के साइज का मेटल क्यूब रखा था। मैंने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। डायमेंशनल स्टोरेज, क्वालिटी लेजेंडरी। बाइंड करने पर एक इनिशियल 1000 क्यूबिक मीटर का डायमेंशन स्पेस मिलता है। दिमाग की सोच से इसमें ऑल्टा के आइटम स्टोर और निकाल सकते हो। ये तो लेजेंडरी लेवल का आइटम निकला और एकदम मस्त सपोर्ट आइटम था। मुझे तुरंत अपने उस डिमोनिक ड्रैगन एग की याद आई जो घर पर था। मैंने सोचा कि उसे इस डायमेंशन में रखना सबसे सेफ रहेगा। जैसे ही मेरी उंगली क्यूब को टच की, मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा स्पेस ऐड हो गया। मेरे सोचते ही एक्ट 4 का एडमिशन टिकट भी अंदर चला गया। ये सब करने के बाद मैंने फोन पर देखा, रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने उस खून से भरे फ्रूट नाइफ को रखा और उस जगह से निकलने का सोचा। पर जैसे ही मैं बाहर गया, अचानक आसमान को फाड़ते हुए एक बड़ी बिजली चमकी और बड़ी बड़ी बूंदों में बारिश शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो चांद सितारे चमक रहे थे, अचानक इतनी भयंकर बारिश कैसे? मैं सोचता हूँ कि ये बारिश काफी ज्यादा अजीब है, इसीलिए मैं वहीं रुके रहा और बाहर नहीं गया। मेरे बैग में एक छाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बारिश से कोई खतरा है या नहीं। ऑल्टर्स के आने के बाद दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। अब कहीं पर भी कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। तभी मैंने अपना फोन निकालकर चेक किया। सच में इंटरनेट पर बारिश से रिलेटेड मैसेजेस आने लगे थे। पहले ट्रेंडिंग टॉपिक सैक्रिफाइसेस आइटम था। अब सब यही पूछ रहे थे कि ओए, तुम्हारे उधर भी बिजली कड़क कर बारिश हो रही है क्या? भाइयों, इस बारिश में जरूर कुछ झोल है, भीगना मत, म्यूटेट मत हो जाना। मेरा क्या होगा? मैं भीग गया। मैंने तो अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ भी नहीं पकड़ा था। प्लीज मुझे ज़ॉम्बी मत बनाना। पोस्ट तेजी से रिफ्रेश हो रहे थे और मेरा दिल भी धीरे धीरे डरने लगा। अगर बारिश सच में लोगों को इन्फेक्ट करती है तो नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं इसका तोड़ सोच ही रहा था कि तब भी एक रेड कलर की पोस्ट ने मेरा ध्यान खींचा और मैं चौंक गया। ओह शिट, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ऑल्टर्स गायब हो गए हैं। मैंने तुरंत पीछे घूमकर देखा और सच में पिछला ऑल्टर गायब हो चुका था। साथ ही में मैंने डर कर ये भी देखा कि वो मरी हुई बॉडी भी वहां से गायब थी। पर मुझे यकीन था कि वहां और कोई नहीं आया था और इसका एक ही रीजन हो सकता है, और वो है ये बारिश। इसके आने का मतलब है कि ऑल्टर्स गायब हो जाएंगे और ये पिछले दिन की सारी चीजों को धो देगी। ऊपर से पूरी दुनिया के कैमरास बंद पड़े थे। क्या ये मर्डर करके लूट मचाने का परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं है? जब पता चला कि बारिश खतरनाक नहीं है तो मैंने छाता निकाला और घर की तरफ निकल गया। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद एबनॉर्मल अफेयर्स ब्यूरो वहां आई। जल्दी ही उनको वो जगह मिल गई जहां कुछ देर पहले तक ऑल्टर था। लीडर क्विन फैंग ने तुरंत टीम के पीछे देखा। वहां एक 20 साल की लड़की आगे आई। कल जब उसने सेक्रीफाइस किया तो उसको एनर्जी बैक ट्रैकिंग की पावर मिली थी। वो आसपास की बची हुई एनर्जी को सेंस कर सकती थी। जितनी पावरफुल एनर्जी, उसके मार्क्स उतने ही क्लियर होते थे। लिन वैन ने आंखें बंद की और सेंस करने लगी। अचानक उसने एक दर्द भरी आवाज निकाली और पीछे की तरफ गिरने लगी। क्विन फैंग ने उसको तुरंत संभाला। क्या हुआ? उसने उससे पूछा। लिनवान बहुत ज्यादा हाँफ रही थी और उसकी आवाज कांप रही थी। ये जगह कल वाले नानगोंग एरिया से बहुत अलग है। ऐसे मान लो कि अगर वो एक फायरफ्लाई थी तो ये रोशनी ऐसी है जैसे दिन का उजाला या जैसे सूरज। एक मेंबर से रहा नहीं गया और वो बोला, है क्या ये गोल्डन लाइट है? क्विन फैंग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। तुरंत इस जगह को ब्लॉक करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। साथ ही इसकी रिपोर्ट ऊपर हेड को दो। उन्हें बताओ, मुझे लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। दूसरी तरफ जैसे ही मैं घर आया, मैंने उस डिमोनिक ड्रैगन एग को डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। अब मुझे एग के पकड़े जाने का डर नहीं था। मैं सोचने लगा, अगर हैच होने के बाद निकला हुआ ड्रैगन भी इसमें जा सके तो और भी बढ़िया। पर उससे पहले सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे हैच करे कैसे। मुझे मूवीज में देखा हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और मैं वही चीजें ट्राई करने लगता हूँ। जैसे ही मैंने अपने खून की एक बूंद एग शेल पर डाली, अचानक ड्रैगन एग पर एक छोटी लाइन लिखी हुई आई, हैच कंडीशन, काफी मात्रा में खून एब्जॉर्ब करना। ये मेरे आइडियाज से थोड़ा अलग था, पर अपना खून देना काफी नहीं होगा। अब कल ही जाकर कुछ और करना पड़ेगा। आज दिन भर मैं अलर्ट रहा और इस वजह से मैं काफी थक चुका था, इसीलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। सुबह 5 बजे एक जोर की सायरन आवाज ने मुझे उठा दिया। देखा तो ऑल्टर सच में वापस आ चुके थे। मैंने फोन निकाला और फॉरम चेक किया। जल्दी मुझे कुछ नए अपडेट्स मिले। रात की ग्रे बारिश से बॉडी को कोई हार्म नहीं होता और साथ ही बारिश सुबह 5 बजे रुक जाती है और ऑल्टर्स वापस आ जाते हैं।
उठने के बाद मैंने सोचा कि बाहर चलकर कुछ खा लिया जाए और सोचा जाए कि अंडे के लिए इतना खून कहाँ से मिलेगा। मैं तुरंत रेस्टोरेंट में नूडल्स का ऑर्डर देकर अपना फोन चेक कर रहा था, पर आज भी इंटरनेट पर सब लोग सिर्फ सेक्रीफाइस के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो सेक्रीफाइस के चक्कर में जुआरी बन चुके थे। जब मैं अपने नूडल्स खा रहा था तभी मैंने बगल में दो आदमियों की बात सुनी। एक आदमी एकदम अजीब सा सस्पेंस बनाकर बोला, बाहर लोगों को देखो, इनको बस सेक्रीफाइस का फितूर चढ़ा है, अपने पुराने एंटीक और ज्वेलरी किसी जुआरी की तरह दे रहे हैं, पर एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गए हैं। दूसरा आदमी ये सुनकर बड़ा क्यूरियस हुआ। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक जोर की बिजली कड़की। मुझे याद आया कि फूड प्रोसेसिंग में मीट होता है और वो कहाँ से आता है? स्लॉटर हाउस से। मैंने सोचा कि अगर मैं कोई स्लॉटर हाउस खरीद लूं तो खून वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं जल्दी से अपने घर वापस आया और कंप्यूटर पर सर्च करने लगा। ऑल्टा इफेक्ट की वजह से कई फैक्ट्रीज बिक रही थी। जल्दी से मैंने एक पोस्ट पकड़ी। उसमें लिखा था, वेस्ट सिटी आउटस्किट का छोटा स्लॉटर हाउस पर्सनल रीजंस की वजह से जल्दी बेचना है, प्राइस नेगोशिएबल है। मैंने बिना सोचे उस पर कॉल लगाया। तुरंत उस आदमी के साथ मिलने का टाइम फिक्स कर लिया। कॉल रखने के बाद मैंने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा और उन्हें देखकर मैं सोचने लगा, ये पैसे शायद दूसरे लोगों के लिए ऑल्टर पर सेक्रीफाइस करने के भी काम ना आए, पर इससे अभी मेरा ड्रैगन का घोंसला मिल सकता है। दोपहर के 2 बजे मैं जियांग सिटी के आउटस्कर्ट्स में गया। वहाँ एक मिडिल एज आदमी ने मुझे वेलकम किया और अपनी फैक्ट्री दिखाने लगा। मैं बस आसपास घूर रहा था और कुछ नहीं बोला। मेरा ये ठंडा और इंटरेस्टेड ना दिखने वाला बिहेवियर देखकर आदमी कंफ्यूज हो गया और डरते डरते थोड़ा बड़ा हुआ रेट बताया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ना में सर हिलाया। बहुत बार्गेनिंग के बाद आखिरकार उसके बताए प्राइस के 40% पर मैंने उस जगह को खरीद लिया था। अगले आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चाबियां मुझे दे दी थी और पास वाले फार्म्स के नंबर भी दे दिए थे, जिससे मेरा सप्लाई वाला प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो गया। मैंने जब उस फैक्ट्री का चक्कर लगाया तब मुझे बेसमेंट का खुफिया रास्ता मिला। वो एक पुराना स्टोरेज रूम था। अचानक मैंने अपने आई से एक छोटी सी एनर्जी सेंस की। धीरे धीरे लकड़ी का बोर्ड हटाया तो एक ऑल्टा मेरे सामने दिखा। ये ऑल्टा एकदम ब्लड रेड था और वहां से दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। अपना डर को दबाते हुए मैंने आई ऑफ ट्रूथ चलाई, जिसकी वजह से मेरी आंखों में बड़ा दर्द हुआ। तब आग जैसी लाल रंग के लेटर्स उभरे, ऑल्टर नंबर 40, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट क्रिम्सन थ्रोन, सभी चीजें खाना है जब तक क्रिम्सन का राज ना आ जाए। स्पेशल एट्रीब्यूट इटर्नल ऑल्टर, ये ऑल्टर हमेशा यहाँ रहेगा और तुम्हारे डेली सेक्रीफाइस लिमिट कंज्यूम नहीं करेगा। तुम इस पे अनलिमिटेड सेक्रीफाइस कर सकते हो। स्पेशल एट्रीब्यूट फ्लैश फर्नेंस, तुम किसी भी ऑल्टर आइटम को वापस ब्लड एंड फ्लैश मटेरियल में बदल सकते हो। मैं उस ऑल्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो ऑल्टर मेरे अब तक का सबसे छोटे नंबर वाला ऑल्टर था और ये हमेशा यही रहेगा। सबसे डेंजरस बात थी कि इस पे सेक्रीफाइसेस लिमिट नहीं है और ये जगह मेरी एक प्राइवेट प्लेस थी। मैंने सोचा कि अगर एक बार ये ऑल्टर सेटअप बन जाए तो वो यूजलेस आइटम्स अब ब्लड एनर्जी पावर एलिमेंट्स बनाएंगे जो कि मेरे फिजिक को बढ़ाएंगे। मैं इसको चेक करने के लिए रुक नहीं पाया। आखिर मेरे पास कल रात का ऑल्टर रिवॉर्ड था। जब मैंने वो पुअर क्वालिटी स्टेमिना एम्यूलेट अंदर डाला तब ऑल्टर के बीच में से एक पुराने स्टाइल की छोटी ग्लास बॉटल निकली जिसके अंदर थोड़ा सा काला लिक्विड था। आई ऑफ ट्रूथ चलाने पर डिटेल आई, नेम ओरिजिनल ब्लड, क्वालिटी नॉर्मल। इसे पीने के बाद तुम्हारा ब्लड एनर्जी परमानेंटली थोड़ा बढ़ जाएगा। ये जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। बिना हेजिटेट किए मैंने इसे पी लिया। मुझे लगा था ये अजीब और बदबूदार खून होगा, पर सच में ये काफी स्मूथ और स्वीट था। जब मैं सोच रहा था कि कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, अचानक मेरी बॉडी में एक हीट वेव आई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा हर एक सेल बॉडी की हीट को तेजी से खींच रहा है। मेरी बॉडी से भाप निकलने लगी। ये बाकी प्रॉप से बिल्कुल अलग फीलिंग दे रहा था क्योंकि ये डायरेक्ट मेरे ब्लड से आ रहा था। मैं मीट के एक टुकड़े के पास गया और मेरे एक सिंपल से पंच ने उस भारी 100 पाउंड के मीट को उड़ाकर कॉर्नर में फेंक दिया। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भयंकर था। सोचो तुमने अभी सिर्फ एक नॉर्मल ओरिजिनल ब्लड की बोतल पी है। इस स्पीड से फिजिकल गॉड बनना अब सपना नहीं था। मैं अपनी बॉडी कंट्रोल कर रहा था। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट। कल मेरा एग्जाम है तो मैंने इसे जितना हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश की है। ओह सॉरी, आज मेरा एग्जाम है 8 साढ़े 8 बजे, देखोगे यार। एनीवेज एग्जाम और मैं एक रात पहले पूरी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। एक थोड़ी सी रह गई है, ये प्लेन करना कर ही देते हैं यार। नहीं
नहीं, बाद में करूंगा, थक गया हूँ अब। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप कर देना। अगर इस वीडियो को 50,000 हाइप पॉइंट्स मिल जाते हैं तो मैं इसका पार्ट बनाऊंगा, वरना nah। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ। मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता हूँ और प्लान बनाता हूँ कि कल मुर्गियों का एक बैच लाऊंगा ताकि ड्रैगन एग को हैच कर सकूं। लेकिन अभी मुझे उन बेकार आइटम्स को कलेक्ट करना है जो कि किसी को नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऑल्टर्स पर भारी कीमत देकर सेक्रीफाइस करते हैं पर उन्हें कचरा मिलता है और यही कचरा मेरा टारगेट है। गैम्बलिंग में रिस्क हो सकता है पर कचरे उठाने में नहीं। दोपहर को मैं पोल्ट्री फार्म के बॉस से कांटेक्ट करता हूँ पर एक नई प्रॉब्लम आती है। मुर्गियां खरीदने के लिए पैसे चाहिए और स्लॉटर हाउस खरीदने में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। भले ही नया जमाना आ गया हो पर पैसा अभी भी सब कुछ कंट्रोल करता है। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि पहला थोड़ा कचरा उठा कर देखते हैं कि कोई ट्रेजर मिलता है या नहीं। अपना नया एक्सक्लूसिव स्टार रेनबो थ्रोन ऑल्टर मिलने के बाद मैं आज की सेक्रीफाइसेस लिमिट्स यूज करने के लिए नए ऑल्टर्स ढूंढने निकलता हूँ। जैसे ही मैं वेजिटेबल मार्केट के पास पहुंचता हूँ, सामने से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। एक फटे हुए साधु के कपड़े पहने हुए ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर एक पेडेस्ट्रियन को नोच कर खा रहा था। मैंने तुरंत अपनी आई ऑफ ट्रुथ यूज की। फ्लैश ईटिंग हीट मॉन्क, ऑर्डिनरी डिजास्टर, एक टेंपल गार्ड मॉन्क जिसे मटन चुराने के झूठे इल्जाम में पीट पीट कर मार डाला गया था। वो मीट से जुड़ी हर सेक्रीफाइस से नफरत करता है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि किसी डेड शाने ने मीट का आइटम सेक्रीफाइस किया होगा जिसकी वजह से ये आफत आ गई। ये तो खुद मौत को बुलाने वाली बात है। अचानक कुछ ऑफ रोड व्हीकल्स तेजी से वहां आती हैं। गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं और कुछ लोग तुरंत बाहर कूदते हैं। उनको लीड कर रहा था अनोमली अफेयर्स ब्यूरो का ग्रुप लीडर क्विन फैंग। उसने सीरियस होकर कमांड्स दिए और जल्दी ही उस एरिया को सील कर दिया गया। भीड़ को तुरंत हटा दिया गया उस जगह से, पर मैं थोड़ी दूर खड़ा रहा। क्विन फैंग ने अपने पीछे खड़ी औरत की तरफ देखा और उसने कहा, लीडर, एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, संभल कर रहिएगा। लिनवान का चेहरा सीरियस था। मैं पुलिस लाइन के पीछे से सब साफ सुन रहा था। बाप रे, ये एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस कर सकती है। ये तो चलता फिरता ह्यूमन डिटेक्टर है। अचानक लिनवैन को कुछ फील हुआ और उसने सीधा मेरी तरफ देखा। नजरें मिलते ही मैंने अपने अंदर का डर छुपाया और बाहर से एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करना शुरू किया। लिनवॉन ने हल्के से बाहें सिकोड़ी। उसे अभी एक अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशन फील हुई थी, पर वो एनर्जी फ्लक्चुएशन इतनी कम थी कि वो इस चीज को लेकर श्योर नहीं थी। क्या वो मेरा इल्यूजन था? तभी मार्केट के अंदर उस मॉन्क ने गुस्से भरी दहाड़ मारी। क्विन फैंग ने तुरंत अपने टीम मेंबर्स को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उस इविल मॉन्क को मॉडर्न वेपन से कोई डर नहीं था। ये देखकर क्विन फैंग ने ऑर्डर दिया, क्लोज कॉम्बैट, टीम 2 लीडर्स। आवाज आते ही 2 फिगर्स तेजी से आगे बढ़े। एक की स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी शैडो दिख रही थी। उसने डैगर उठाया और मॉन्क की गर्दन के पीछे अटैक कर दिया। दूसरे ने एक बड़ा सा आयरन फ्रेम उठाकर उस मॉन्स्टर के सर पर जोरदार वार किया। इस हैवी अटैक से मॉन्क का बैलेंस बिगड़ गया। क्विन फैंग ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद मैदान में कूद गया। उसकी लंबी तलवार पर चमकती हुई बिजली दौड़ने लगी और सिर्फ एक ही वार में उसने मॉन्क का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर मैं काफी शॉक था। उनका टीम वर्क बहुत कमाल का था और अभी मेरा लेवल उनसे बहुत नीचे था। मुझे जल्दी से खुद को इम्प्रूव करना होगा, क्या पता उनसे लड़ाई ना करनी पड़ जाए। वेल, सूरज ढलने वाला था तो मैंने ऑल्टर ढूंढने के लिए एक सेफ जगह जाने का सोचा और शहर के बाहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कई ऑल्टर्स दिखे पर उनकी क्वालिटी पहले वाले दिन से बहुत खराब थी। जब मैं एक आधी बनी हुई बिल्डिंग के पास से गुजरा तो मेरी आई ऑफ ट्रुथ ने एक वीक एनर्जी फ्लक्चुएशन पकड़ी। मैं सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर गया तो वहाँ एक अजीब सा ऑल्टर दिखा। ऑल्टर नंबर 1955, कनेक्शन बीकन, इटर्नल क्लॉक सिटी। एक क्लॉक मेकर गॉड जो परफेक्ट प्रिसीजन चाहता है क्योंकि उसकी बनाई हुई इटर्नल क्लॉक बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, इसीलिए वो एंडलेस बोर्डम में चला गया है। वो कुछ बदलाव चाहता है। ये पढ़कर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा ये तो फालतू के नखरे हैं। ऑल्टा का नंबर काफी आगे था तो शायद कुछ अच्छा मिलता, पर टाइम ना दिखता है ना उसे छुआ जा सकता है, तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज सेक्रीफाइस की जाए जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इसीलिए मैंने उसे छोड़कर दूसरा ऑल्टर ढूंढना बेटर समझा। सबर्ब्स में थोड़ा और आगे जाने पर एक मकड़ी के जाले से बना मिस्टीरियस ऑल्टर मिला। ऑल्टर नंबर 37112, कनेक्शन बीकन या फिर कनेक्शन कोऑर्डिनेट, पिग डीमन नेस्ट। एक पिग डीमन माँ जिसकी आवाज चली गई है, उसका बच्चा पूरे सपने की वजह से रोज रात रोता है। वो अपने बच्चे को शांत कराने के लिए एक बार फिर मैजिक पिग ललाबाई गाना चाहती है। रिक्वायरमेंट
कमेंट पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। मैं सोचने लगा कि इंसानों की लोरी तो मैं पढ़ नहीं सकता, ये पिग डीमन की लोरी कहाँ से लाऊंगा। कितना अजीब साउंड कर रहा है वैसे, ठीक है आई। ये सोचकर मैं डिसअपॉइंट होकर वहां से चल दिया। लगातार 2 बार फेल होने से मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। जैसे ही मैं इस एरिया को छोड़ने वाला था, एक बस स्टैंड से आती हुई हल्की सी रोशनी ने मेरा ध्यान खींचा। मैं तेजी से उस रोशनी की तरफ गया। वहां एक ऑल्टर था जो पूरी तरह से माचिस की तिलियों से बना था। उसके पास खड़े होते ही एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेर लिया। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट किया। ऑल्टर नंबर 23333, कनेक्शन बीकन, स्नोई स्ट्रीट कॉर्नर। बर्फ के तूफान के बीच एक माचिस बेचने वाली छोटी सी बच्ची, वो बहुत कंफ्यूज और उदास है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि रास्ते से गुजरने वाले लोग अब उसकी माचिस क्यों नहीं खरीद रहे, उन्हें वो क्यों नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये कैरेक्टर और ये सैड बैकग्राउंड, ये तो द लिटिल मैच गर्ल वाली कहानी है। क्योंकि इस स्टोरी में पहले पढ़ चुका था तो मुझे इसके बारे में पता था। मैं सोचने लगा, फेरी टेल्स भी अब पैरेलल डायमेंशन बन गए हैं क्या? मैं चौंक गया था। खैर, हैरानी अपनी जगह, इस ऑल्टर का शायद कोई हल हो सकता है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अपनी नई खरीदी हुई लाइटर निकाली और उसे उस मैचस्टिक वाले ऑल्टर पर रख दिया। जमाना आगे बढ़ रहा है, अगर तुम ट्रेंड के साथ नहीं चलोगी तो तुम्हारी माचिस कैसे बिकेगी। जैसे ही मैंने ये कहा, ऑल्टर में अचानक हलचल हुई। एक आवाज आई और ऑल्टर के अंदर से एक पर्पल लाइट तेजी से निकली। मैंने तुरंत ऑल्टर के रिवॉर्ड को देखा। वहाँ हवा में एक हथेली के साइज का मैच बॉक्स तैर रहा था। ओ बस यही, मेरा दिमाग सवालों से भर गया। पर फिर मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। एक बुरी फीलिंग आ रही थी उसे पकड़कर। मेरी आईज ने मुझे बताया, मैच बॉक्स ऑफ होप, क्वालिटी एपिक, हर सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली 5 उम्मीद की माचिसें जनरेट करता है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर मैं चुप हो गया। एपिक आइटम और सिर्फ 5 रद्दी माचिस। ट्राई करने के लिए मैंने सारी माचिसें बाहर निकाली और हाथों में रख ली। मैंने आई ऑफ ट्रूथ को दोबारा एक्टिवेट किया। उसने मुझे उस आइटम के बारे में बताया, मैच ऑफ होप, जलने पर बहुत गर्मी और रोशनी देती है, हवा या पानी से जल्दी बुझती नहीं है। ये डिजास्टर टारगेट्स को एक्स्ट्रा बर्न डैमेज दे सकती है। ये सुनकर मैं सोचने लगा, डिजास्टर मॉन्स्टर को डैमेज दे सकती है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है ब्लैक लाइट मॉन्स्टर के खिलाफ ये चीज काम आए, मैंने सोचा। पर सिर्फ 5 तिल्लियां, ये थोड़ा यूजलेस सा है। जैसे ही मैं उस मैच बॉक्स को अपने डायमेंशनल वेयरहाउस में रखने वाला था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इन छोटी माचिसों की क्वालिटी नॉर्मल है। अगर मैं इन सबको अपने स्टार रेनबो थ्रोन ऑल्टर को सेक्रीफाइस कर दूं तो मैं रोज फ्री में 5 बॉटल ओरिजिन ब्लड पा सकता हूँ। ये सोचते ही मैं अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया। इस थ्योरी को अभी चेक करना जरूरी था। मैं तुरंत स्लॉटर हाउस की तरफ भागा। 20 मिनट बाद मैं वहां पहुंच गया। मैं जल्दी से स्टार रेनबो थ्रोन के पास गया, एक माचिस निकाली और ऑल्टर के बीच में रख दी। मैंने सांसें रोक ली थी। मैं बस ऑल्टर को ही देखे जा रहा था। अगले ही पल वही पुराना नजारा दिखा। एक डार्क रेड कलर का खून हवा में कंडेंस होने लगा। ये ओरिजिन ब्लड था। मैं अंदर ही अंदर झूम उठा। मैच बॉक्स ऑफ होप और स्टार रेनबो थ्रोन का ये कॉम्बिनेशन तो एक ओपी बग निकला। मैं तुरंत समझ गया कि मुझे बिना किसी रिस्क के एंडलेस फायदा होने वाला है। अब बाकी बची माचिसों को सेक्रीफाइस करने के बाद मेरे पास 5 बॉटल ओरिजिन ब्लड आ गया। उन्हें पीने के बाद मुझे लगा जैसे खून उबल रहा है और पूरी बॉडी गर्म हो गई। कुछ मिनट बाद मैं इस नई पावर से एडिक्टेड हो गया। मैंने फोन पर टाइम देखा। आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मेरी आज की आखिरी 2 सेक्रीफाइस अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। मेरे दिमाग में दोबारा उस इटर्नल क्लॉक मेकर ऑल्टर का ख्याल आया और मैं अब उस ऑल्टर के बारे में सोचने लगा। कुछ टाइम सोचने के बाद मुझे समझ में आया, उस ऑल्टर का नंबर स्टार्टिंग का था और वो टाइम से रिलेटेड था। मैं सोचने लगा, अगर ऐसा है तो उसका रिवॉर्ड पक्का बढ़िया ही होगा, पर इसके लिए कैसा सेक्रीफाइस चाहिए होगा। ये सोचते हुए मैंने इधर उधर देखा और मेरी नजर एक पुराने डेस्क कैलेंडर पर रुकी। जब मेरे डैड जिंदा थे तो वो ऑफिस से इस कैलेंडर को लाए थे, जिसे मुझे फेंकने का मन नहीं किया। उस कैलेंडर पर अलग अलग तरह के मार्क्स थे। सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ दिन जून 7 था, जिस पर ब्लैक सर्कल था। ये वो दिन था जब मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था और इस दिन मैं उनकी आत्मा की शांति की पूजा करने जाता था। कैलेंडर के आगे पेज पलटने पर सितंबर 15 को मेरी और शिया वेवे की एनिवर्सरी मार्क थी। दिसंबर 24 को शिया वाई का बर्थडे था। इसमें और भी मार्क्स थे, जैसे सैलरी डे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फ्रेंड की शादी और रेंट देना। ये मार्क्स अच्छे और बुरे दोनों थे, जो मेरी पूरी लाइफ टाइमलाइन को दिखाते थे। तभी मेरा दिमाग उस क्लॉक मेकर ऑल्टर के बारे में क्लियर हुआ। उसने जो टाइम बनाया है
वो बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए कोई सरप्राइज या एक्सीडेंट भी नहीं है, कोई खुशी या दुख नहीं है, वो एक मरी हुई दुनिया जैसा है। पर मेरे वाला कैलेंडर अलग है, ये एक इंसान की लाइफ दिखाता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्स है, मेसी है और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, इसीलिए ये टाइम जिंदा है। उस ऑल्टर को और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि टाइम का एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए। ये सोचकर मैं सीधा उस क्लॉक मेकर ऑल्टर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने वो कैलेंडर निकाला और बहुत रिस्पेक्ट से ऑल्टर के बीच में रख दिया और मैं बोलने लगा, परफेक्ट टाइम में कोई लाइफ नहीं होती, पर ये टाइम जो पछतावे से भरा है और एक इम्परफेक्ट लाइफ को रिकॉर्ड करता है, यही असली जिंदा टाइम है। ये बदलाव तुम्हें पसंद आएगा। मेरे बोलते ही ऑल्टर पर रखा कैलेंडर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो और बस आसपास दुनिया शांत हो गई। अचानक एक गोल्डन रोशनी निकली जिसने पूरी बिल्डिंग को दिन की तरह रोशन कर दिया। उन अनगिनत जिंदगी के मोमेंट्स किसी फास्ट फॉरवर्ड होती फिल्म की रील की तरह मेरी आंखों के सामने तेजी से घूमने लगे। उसी वक्त एक एंटीक लुकिंग पॉकेट वॉच ऑल्टर के बीच में हवा में तैरने लगी। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ यूज किया। डेस्टिनी पॉकेट वॉच, क्वालिटी लेजेंडरी, नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा रिएक्शन और जजमेंट टाइम देती है ये घड़ी। डिस्क्रिप्शन पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या फायदा है यार। पर जैसे ही मैंने उस पॉकेट वॉच को हाथ में पकड़ा, एक बहुत ही मिस्टीरियस फीलिंग आने लगी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था। ये पॉकेट वॉच कोई नॉर्मल स्ट्रेंथ या स्पीड नहीं दे रही थी, बल्कि ये मेरे मूवमेंट्स और अवेयरनेस को बढ़ा रही थी। इससे मैं अपनी बढ़ी हुई एनर्जी और ताकत को परफेक्टली यूज कर सकता था। सेफ रहने के लिए मैंने उस पॉकेट वॉच को अपने डायमेंशनल वेयरहाउस में रख दिया। पर तभी मैंने नोटिस किया कि उसका असर कम नहीं हुआ, वो अभी भी काम कर रही थी। आगे से अगर कोई पीछे से अटैक करे तो मैं बिना किसी एक्स्ट्रा आइटम के आराम से काउंटर अटैक कर सकूंगा। इतना सब हो जाने के बाद मैंने टाइम देखा। रात के 10:40 हो रहे थे। ऑल्टर रिफ्रेश होने में सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बचे थे और मेरे पास एक आखिरी सेक्रीफाइस का चांस था। पर इस पूरे एरिया को छान मारने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 बेकार ऑल्टर्स मिले थे। एक का लिंक उस दलदल से था जहां जाइंट मच्छर थे और दूसरा डंग बीटल पार्क से जुड़ा था। अचानक दूर से गालियां देने की आवाज आई। इन्हें सुनकर मेरी फट गई। मैं सोचने लगा, यहाँ और भी लोग हैं। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और मैं छुपके से आगे बढ़ रहा था। और तभी मैंने देखा कि एक खुले गोदाम जैसी जगह पर 2 ग्रुप्स की आपस में झड़प हो रही है। उनके पास ही में एक ऑल्टर था जो पिंक लाइट दे रहा था, जिसकी शेप एक सेंसुअस चार्म जैसी थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। इस लाइट को देखकर ही लग रहा था कि ये सिंपल नहीं है। मैंने अपनी आई ऑफ ट्रुथ यूज की। ऑल्टर नंबर 9269, कनेक्शन बीकन, ब्लिस डीमन पैलेस। एक बैटल हार्डन सक्यूबस क्वीन जो नॉर्मल प्लेजर से कंप्लीटली नंब हो चुकी है। उसे अब एक ऐसी फिजिकल स्टिमुलेशन चाहिए जो सीधा उसकी आत्मा को झंझोड़ दे। ये डिटेल्स पढ़कर मैंने लंबी सांस ली और ऑल्टर का नंबर काफी आगे था, पर इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा नॉटी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैग को चेक किया, मुझे याद आया कि उसमें एक आइटम पड़ा है जो बिल्कुल इसी काम के लिए ठीक बैठेगा। तभी मैदान में सीन बदला। एक साइड एक मोटी गोल्ड चेन पहना हुआ गंजा आदमी था जिसके पीछे दर्जनों गुंडे थे। दूसरी साइड सिर्फ 4 लोग थे जिन्हें एक टॉल और हॉट फिगर वाली लड़की लीड कर रही थी। वो गंजा आगे बढ़ा और बुरी तरह मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग सीधी तरह नहीं मानोगे ना, हमारे भाइयों की सामान छीनने की हिम्मत की। चुपचाप सामान निकाल दो और इस लड़की को हमें दे दो तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। पर वो लड़की बिना डरे वैसे ही खड़ी रही। उसने ठंडे दिमाग से सिर्फ एक वर्ड कहा, निकल। गंजा उसी पल पागल हो गया। इस रेज बीट में फंस गया था गंजा और अब वो अपने आदमियों से कहता है, भाइयों टूट पड़ो इस पर। जैसे ही वो दर्जनों गुंडे अजीब आवाजें निकालते हुए आगे बढ़े, उस लड़की के ग्रुप के 4 लोगों ने तुरंत डिफेंस पोजीशन ले ली। लड़की के हाथ में डैगर था और उसने गुंडों पर अटैक किया। बाकी लोगों का लेवल भी ठीक था। एक बड़ा बॉडी बिल्डर जैसा आदमी स्टील की पाइप को ऐसे घुमा रहा था जैसे हवा का तूफान हो। बाकी 2 लोअर बॉडी पर अटैक कर रहे थे। अपने गुंडों को पिटता देखकर गंजा गुस्से में चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से एक किक उस बॉडी बिल्डर पर मारी।
जिसकी वजह से वो बॉडी बिल्डर दूर जा गिरा और उसके सर से खून निकलने लगा। इस गंजे के आने से फाइट का बैलेंस बिगड़ गया। लड़की के ग्रुप वाले एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। जल्द ही गंजे ने उस लड़की को एक कंटेनर के कोने में घेर लिया। लड़की ने हार नहीं मानी, बल्कि उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। सब मारो! गंजे को लगा कुछ गड़बड़ है और उसने पीछे हटने का चाहा, पर लड़की ने एक मीट बॉल को अपने हाथों में कुचल दिया। एक काला धुआं पूरे एरिया में फैल गया और उसमें से एक 3 मीटर लंबा मॉन्स्टर निकला। ओह शिट, ब्लैक मॉन्स्टर! गुंडे ये देखकर डर के मारे जम गए। पर इससे भी ज्यादा डरावना सीन अगले ही पल हुआ। मॉन्स्टर के आते ही उसने सीधा पलटकर उस बॉडी बिल्डर, जो कि लड़की का ही आदमी था, उसको 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। गंजा ये देखकर डर से कांपने लगा। ये पागल है, ये औरत पागल है, ये तो अपने बंदों को ही मार रही है। गुंडे जान बचाकर भागने लगे, पर मॉन्स्टर ने एक तरफा कत्लेआम शुरू कर दिया। मैं साइड में खड़े रहकर ये सब गौर देख रहा था। ये लड़की सच में बहुत खतरनाक है। वहां से निकलने के लिए उसने सबको मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। ये तो चलता फिरता टाइम बॉम्ब जैसा था। कुछ ही देर में वहां सिर्फ वो गंजा ही बचा था, जो भागने की कोशिश कर रहा था। पर मॉन्स्टर ने एक ही जंप में उस गंजे को अपने नीचे दबा लिया। कुछ मिनट्स बाद वो ग्राउंड एक नर्क बन गया। गुंडे और उस लड़की के साथ ही सबकी लाशें वहां पड़ी थी। पर पेट भर खाना खाने के बाद भी वो मॉन्स्टर गायब नहीं हुआ, बल्कि नया शिकार ढूंढने के लिए आसपास ही घूम रहा था। और जिस लड़की ने उसे बुलाया था वो एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी, सांस लेने में भी डर रही थी। तभी मैंने टाइम की तरफ देखा, क्योंकि मुझे अभी भी ऑल्टर से रिवॉर्ड चाहिए थे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। MCRU ऑलराइट। मैंने टाइम देखा, 11:50। अब और वेट नहीं कर सकता, वरना आज का लास्ट चांस वेस्ट हो जाएगा। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना फोकस एडजस्ट किया। फिर मैंने अपनी सारी ब्लड एनर्जी इकट्ठी की और उस पागल औरत की तरफ तेजी से बढ़ा। पिलर के पीछे छुपी उस औरत को तुरंत डेंजर फील हो गया, पर उसने भागने की बजाय अपना डैगर टाइटली पकड़ा और काउंटर अटैक किया। उसने एक बहुत ही ट्रिकी एंगल से मेरे दिल पर वार किया। अगर पहले का टाइम होता तो इस वॉर से बचना मुश्किल था, लेकिन अब ओरिजिन ब्लड और पॉकेट वॉच की पावर्स की वजह से उस लड़की के अटैक की डायरेक्शन मुझे एकदम साफ दिख रही थी। इतनी साफ कि हंसी आ जाए। मैं पहले से ही जानता था कि मेरे डॉज करने के बाद उसकी अगली मूव क्या होगी। मैं हल्का सा साइड हुआ और उस लड़की का वार खाली गया। उसके दोबारा अटैक करने से पहले मैंने अपने चाकू से उसके एक हाथ पर कट लगा दिया और फिर तुरंत दूसरे हाथ पर भी। औरत के दोनों हाथ इंस्टेंटली बेकार हो गए और वो चीखते हुए भीख मांगने लगी। बात करके सॉल्व करते हैं ना भैया। पर मेरी आंखों में कोई दया नहीं थी। आखिरकार इसने मुझे भैया कैसे बोल दिया। I mean, ये नहीं बोलता वो, बट सही लग रहा था। अगर अटैक किया है तो गेम खत्म करना ही होगा, मैंने सोचा। फिर मैंने अपना फ्रूट नाइफ सीधा उसके गले की तरफ चलाया। इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल था, पर जैसे ही चाकू उसकी गर्दन को छूने वाला था, उसने एक चीख मारी और पैंग! इस आवाज के साथ वो अचानक एक ब्लड मिस्ट में ब्लास्ट हो गई। मेरा चाकू हवा में ही चला गया। धुआं हटने के बाद वो औरत वहां से गायब थी, उसकी परछाई तक नहीं दिखी। मैं शॉक रह गया। वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। वो मरी नहीं, बल्कि मेरे सामने से भाग गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस टाइप की अजीब पावर है? मैं ये चीज सोचने लगा। मुझे लगा था कि आज रात तो मैं उसे पक्का निपटा दूंगा, पर इस दुनिया के राज बहुत ही गहरे हैं। ऐसी जान बचाने वाली ट्रिक तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। कितना ही टाइम हुआ था वैसे इन ऑल्टर्स को आए हुए, क्या मतलब है यार। पर मुझे एक चीज पता थी कि वो लड़की जल्दी वापस आने की हिम्मत तो नहीं करेगी। तभी हवा की आवाज के साथ एक दहाड़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। वो ब्लैक लाइट मॉन्स्टर मुझे देख चुका था। जैसे ही उसके पंजे मुझ पर पड़ने वाले थे, मैं थोड़ा पीछे हटा और उसका वार खाली चला गया। उसके मिस होने के गैप का फायदा उठाते हुए मैंने अपने फ्रूट नाइफ से उसकी टांग पर कट लगा दिया। मॉन्स्टर को बहुत दर्द हुआ और उसने तुरंत काउंटर अटैक किया, पर उसके अटैक मुझे स्लो मोशन में दिख रहे थे। डेस्टिनी पॉकेट वॉच की प्रिडिक्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ कुछ ही मूव्स में मैंने अपनी फुर्ती और स्पीड यूज करके उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान दे दिए, पर मुझे उसकी मेन वीकनेस नहीं मिल रही थी। मैंने उसके साथ लड़ते हुए अपनी आई ऑफ ट्रूथ ऑन की। मॉन्स्टर के सर के पिछले हिस्से पर रेड लाइट चमक रही थी और मुझे वो मेन पॉइंट मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने एक प्लान बनाया। मैंने जानबूझकर अपने पैरों को थोड़ा लड़खड़ाया ताकि मॉन्स्टर को लगे कि मैं वीक हूँ, और मैं ऐसा ही करता हूँ। जैसे ही वो मॉन्स्टर मुझे काटने के लिए आगे आया, मैंने अपनी टांगों को यूज करके एक बहुत बड़ी जंप मारी।
और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके सर के पिछले हिस्से में चाकू घोंप दिया। उसकी बड़ी सी बॉडी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मैंने चैन की सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपने डायमेंशनल स्पेस से ड्रैगन एग निकाला। खाना रेडी है बेबी। मैंने ड्रैगन एग को उस मॉन्स्टर की लाश के पास रख दिया था। देखते देखते ऐसा लगा जैसे वो एग जिंदा हो गया हो। जमीन पे पड़ा खून तेजी से गायब होने लगा और थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर की लाश भी पूरी सूख गई। इस टाइम एग पर एक छोटी सी टेक्स्ट आई, इंक्यूबेशन प्रोग्रेस 2%। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पालने का तरीका एकदम सही है। मैं एक्साइटमेंट में एग को वहां ले गया जहां वो 2 ग्रुप्स पहले लड़ रहे थे। जल्दी ही ड्रैगन एग ने वहां जमीन पर पड़ा सारा खून सोख लिया। लाशों के पास से कुछ चमकते हुए ग्लोइंग ऑर्ब्स निकले थे। मैंने रफली चेक किया, कुछ खास नहीं था, तो मैंने उन सबको अपने डायमेंशनल वेयरहाउस में डाल दिया ताकि वापस जाकर उन सब के बदले और ओरिजिन ब्लड ले सकूं। ये सच में एक बहुत बड़ा जैकपॉट था। ये सब करने के बाद मैंने उस अट्रैक्टिव सक्यूबस ऑल्टा की तरफ देखा और सोचा, एक्साइटमेंट चाहती हो ना सक्यूबस क्वीन, तो लो आग और बर्फ की फीलिंग लो। मैंने कूलिंग बाम निकाला और सीधे उस ऑल्टा पर रख दिया। तुरंत वो दोनों चाम जिंदा जैसे लगने लगे और एक पर्पल लाइट ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा था कि इस एक्सट्रीम स्टिमुलेशन से कम कोई मिथिक रेड लाइट तो मिलेगी, पर सिर्फ एक पर्पल लाइट निकली। लगता है ये क्वीन आमतौर पर बहुत वाइल्ड गेम खेलती है, मैंने सोचा। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। वो पर्पल एनर्जी गायब होने के बजाय ऑल्टर पर ह्यूमन शेप लेने लगी। एक धुंधली सी ह्यूमन फिगर धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। मैंने तुरंत अपना चाकू टाइट पकड़ लिया, पर वो एक परफेक्ट फीमेल बॉडी थी। उसके सर पर छोटे प्यारे डीमन हॉर्न्स थे और पीछे एक हार्ट शेप्ड पूंछ थी जो हल्के से हिल रही थी। ये एक रियल जिंदा सक्यूबस थी। उसकी नशीली आंखें मुझ पर टिकी थी। हैंडसम, तुमने मुझे सच में खुश कर दिया है। इनाम के रूप में मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी, उसने मुझसे ये कहा। उसकी आवाज सुनकर मेरा गला सूख गया और बॉडी का खून तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करने लगा। बाप रे, मुझे तो एक हिडन वाइफ मिल गई। पर इस सुपर रोमांटिक माहौल में एक बहुत ही बेसुरी बजिंग साउंड आई। पास रखा हुआ ड्रैगन एग अचानक बहुत तेजी से शेक करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस काले अंडे से एक बहुत ही डरावनी और स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स निकली। वो सक्यूबस जो अभी बनी ही थी, उसके एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए। उसे अपनी मौत फील हो रही थी। वो पुलिंग फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बिना किसी रूल के उसने सीधा सक्यूबस को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही सक्यूबस ड्रैगन एग से टच हुई, वो प्योर पर्पल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और एग ने उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। आसपास मौत जैसी शांति छा गई और मैं स्टोन की तरह जम गया। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। ये क्या हुआ? मेरी एपिक वाइफ कहाँ गई? मैंने जमीन पे पड़े ड्रैगन एग की तरफ देखा जो कि शायद डकार ले रहा था और फिर आराम से हवा में तैरता हुआ मेरी हाथ में वापस आ गया। मैं उसे पकड़कर कांप रहा था क्योंकि एग पर लिखी टेक्स्ट तेजी से बढ़ रही थी। इंक्यूबेशन प्रोग्रेस 41%। एक एपिक सक्यूबस की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने नोटिस किया कि एग से पर्पल लाइट निकल रही थी और उस पर कुछ छोटे छोटे हर्ट के निशान बन गए थे। अब अबिस डीमन ड्रैगन और हर्ट साइंस दोनों उस पर थे। एग ने प्लेफुली मुझे रब किया। मुझे पता था कि अब वो सक्यूबस वाइफ वापस नहीं आएगी। मैंने गुस्से से एगशेल पर पोक किया। उम्मीद है तुम हैच होने के बाद एक बहुत खूबसूरत लड़की बनोगी जो मुझे सेटिस्फाई कर पाएगी। चमड़ी साला। तभी आसमान में बिजली कड़की और ग्रे रेन शुरू हो गई। मैं जल्दी से एक रूफ के नीचे छुप गया। वहाँ लड़ाई के सारे निशान बारिश की वजह से तेजी से गायब हो रहे थे। फिर मैं पुरानी फाइट के बारे में सोचने लगा। उस औरत का भाग निकलना मुझे बहुत खटक रहा था, जैसे अंधेरे में कोई जहरीला सांप छुपा हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं पास की एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में जाकर देखूंगा कि क्या वो औरत पकड़ी जा सकती है और इस छिपे हुए खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन कंट्री की कैपिटल में अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में एक व्हाइट लैब कोट पहना रिसर्चर तेजी से अंदर आया। जनरल, गुड न्यूज है, हमने इस ग्रे रेन का राज पता लगा लिया। जनरल ली ने हैरानी से सर उठाया। डिटेल में बताओ। प्रोफेसर जाओ ने लंबी सांस ली। हमने इस बारिश के पानी में उस अननोन एक्टिव मटेरियल को एनालाइज किया है। पता चला है कि ये इंसानी बॉडी के लिए सेफ है, पर ये थोड़ी देर के लिए किसी भी सुपर पावर को बेअसर कर देता है।
ये सुनकर जनरल ली शॉक रह गए। कमांड सेंटर के सारे हाई रैंक ऑफिसर्स के चेहरे पर यही डिसबिलीफ था। प्रोफेसर जाओ एक्साइटमेंट में थूक उड़ाते हुए बोले, यू मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये असर तब तक रहेगा जब तक बारिश का पानी पूरी तरह इवेपोरेट नहीं बन जाता। उसके बाद ही उनकी पावर वापस आएगी। इसका मतलब है रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो भी ओवर कॉन्फिडेंट सैक्रिफाइसर्स हैं, अगर उन पर ये पानी पड़ गया तो उनकी पावर्स खत्म हो जाएंगे और वो नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। ये सुनकर मानो जनरल ली के आंखों में चमक आई। अगर ये सच है तो हम इस रेनी नाइट का फायदा उठाकर उन आउट ऑफ कंट्रोल सैक्रिफाइसर्स को पकड़ सकते हैं। प्रोफेसर जाओ ने आगे बताया, ये पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, पर अगर हम इस एक्टिव मटेरियल को निकाल लें तो हम उसके इनहिबिटर्स या हाई प्रेशर वाटर गन्स बना सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाएगा। उधर उस खाली बिल्डिंग में मैं फोरम स्क्रॉल कर रहा था और उस औरत का वेट कर रहा था। तभी एक पोस्ट तेजी से सामने आई, शॉकिंग सीक्रेट, बारिश में बाहर मत निकलना, तुम नॉर्मल इंसान बन जाओगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पोस्ट डिलीट हो गया। मुझे समझ आ गया कि किसी ने जानबूझकर इसे डिलीट किया है। अगर ये न्यूज सच है तो इसका मतलब बारिश में वो पागल औरत दोबारा ब्लड मिस्ट बनकर नहीं भाग पाएगी। पर फिर मुझे एक टेंशन हुई। मैं सोचने लगा क्या मुझ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं भी नॉर्मल बन गया तो हंटिंग खाक करूंगा। तभी मुझे याद आया कि स्टार रेनबो थ्रोन से जो ओरिजिन ब्लड मिला था उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था परमानेंट सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी बफ या टूल नहीं था, बल्कि खुद की बॉडी की पावर थी। बारिश भले ही मैजिक शील्ड्स हटा दे, पर वो मसल्स को थोड़ी पिघला सकती है। और मेरा डायमेंशनल वेयर हाउस एक इंडिपेंडेंट स्पेस है, तो शायद उस पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। डेस्टिनी पॉकेट वॉच उस वेयर हाउस के अंदर है, तो मेरा परसेप्शन और रिफ्लेक्सेस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रे रेन में जब सब वीक हो जाएंगे तब मेरा पावर लॉस ना के बराबर होगा। तो क्या इस रेनी नाइट में मैं एक लौता गॉड होऊंगा? ये सोचकर मेरा दिल बाहर आने वाला था। इस बात को अभी चेक करना जरूरी था। मैंने उस ग्रे रेन में खड़े होने का डिसाइड किया जिससे सब डरते थे। और जब मैं ग्रे रेन में खड़ा हुआ, मेरी मुस्कान एक लोडेड गन से भी खतरनाक लग रही थी। ये बारिश सभी सुपर पावर्स को जीरो बना सकती है, पर उस ओरिजिन ब्लड को नहीं, जो मेरी बॉडी को हमेशा के लिए मजबूत कर चुका था। जब बाकी सुपर ह्यूमंस वीक हो रहे थे, तब उस रात मैं ही अकेला सबसे पावरफुल था। मीनवाइल वो औरत जिसने मेरी डरावनी पावर देखी थी, वो ब्लड मिस्ट की वजह से बचकर अपने विला पहुंच चुकी थी। उसके ये बुरे हाल देखकर कुछ ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स घबरा गए। एक बटलर दौड़ता हुआ आया। उसने उससे पूछा, मैडम आपको इतनी चोट कैसे आई? ईडा और बाकी लोग कहाँ हैं? उस लड़की का नाम यान रोक से था। उसकी आंखों में डर था। वो सब खत्म हो गए। मैं भी उस अनजान आदमी के हाथों मरने वाली थी। वो बहुत पावरफुल है। उसके बाद उसने बटलर से एक आर्टिस्ट बुलवाने को कहा ताकि वो मेरा फेस ड्रॉ करवा सके। उधर मैं स्लॉटर हाउस वापस पहुंचा और अपने कलेक्ट किए हुए वाइट क्वालिटी आइटम्स को स्टार रेनबो थ्रोन ऑल्टर में डाल दिया। ये सारे नॉर्मल टूल्स उस ग्रे रेन में वैसे भी यूजलेस हो जाते, तो उन्हें अपने खुद के ओरिजिन ब्लड से रिप्लेस करना बेटर था। 4 और बॉटल्स ओरिजिन ब्लड मिलने के बाद मैंने उन्हें पी लिया और अपने रूम में आकर सीधा हो गया। सुबह 5 बजे मैं टाइम पर उठा। कल रात को मैंने पोल्ट्री फार्म के बॉस के साथ डील कंफर्म कर ली थी। जब पूरी 500 मुर्गियां यूज हो चुकी थी तो ड्रैगन नेक का इंक्यूबेशन प्रोग्रेस 42.3% तक पहुंच गया। इतने कम परसेंटेज को देखकर मैं सोचने लगा, बाप रे, 500 मुर्गियों से सिर्फ 1.3% बढ़ा। ये तो सच्चाई में एक पैसे खाने वाला जानवर है। इसीलिए मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करने का डिसाइड किया। ऑल्टर आने के बाद फिजिकल बिजनेस काफी इफेक्ट हुए थे। पोल्ट्री फार्म का बॉस अपने पोल्ट्री को बचाने में डिफिकल्टी होने की वजह से परेशान था। इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं पोल्ट्री को जल्दी से सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में बदल सकूं तो वो अपने सेल्स चैनल्स खुद ढूंढ लेगा, जबकि मैं बस प्रोसेसिंग फी लूंगा और ड्रैगन एग उनका खून पी लेगा। इतना काफी था। मैंने फार्म के बॉस वैंग को कॉल किया और डायरेक्ट अपना प्लान बताया। हम दोनों तुरंत राजी हो गए। दोपहर में बॉस वैंग 500 और मुर्गियां ले आया। वो दूसरे फार्म्स की मुर्गियां भी लाना चाहता था। मैं जानता था कि वो मिडिलमैन बनकर पैसे कमाना चाहता है, पर जब तक एग हैच नहीं होता मैं चाहता था कि वो और ज्यादा पोल्ट्री लाए। अब बॉस वैंग को भेजकर मैंने स्लॉटर हाउस का काम फिर शुरू किया। इस बार मैंने एफिशिएंसी की जगह मुर्गियों को काटने के एंगल और पावर कंट्रोल पर ध्यान दिया। ये एक तरह की यूनिक ट्रेनिंग थी। मुझे लग रहा था कि मेरे नाइफ के साथ कनेक्शन इंप्रूव हो रहा है। इस रिपीटेटिव काम से मेरा पावर पे कंट्रोल बेटर हो रहा था। जब रात हुई
ड्रैगन एग का इंक्यूबेशन प्रोग्रेस 43.6 हो गया था और फिर मैं अपना बैकपैक लेकर निकल पड़ा क्योंकि रात सेक्रीफाइस के लिए सबसे बेस्ट टाइम था। सिटी के दूसरे साइड शिया वाई वाई और उसका नया बॉयफ्रेंड जैंग यांग एक नाइट क्लब गए। वहाँ उन्हें ब्रदर लॉन्ग नाम का एक बंदा मिला। 5 लाख की इंट्रोडक्शन फी देने के बाद ब्रदर लॉन्ग ने उन्हें एक मिस्टीरियस लोकेशन बताई। जल्दी ही दोनों वहाँ के लिए निकल पड़े। रास्ते में जैंग यांग बहुत एक्साइटेड था, जब हम उस सिटी की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड शैडो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएंगे तो यहाँ हमारी ही चलेगी। फिर तेरा वो बेकार एक्स बॉयफ्रेंड और बाकी छोटे मोटे लोग हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। शिया वाई वाई की आंखों में भी होप थी, जो भी था, मतलब होप, उम्मीद। वो कहने लगी, पता नहीं वो लूजर कहाँ सड़ रहा होगा, उसकी इतनी हिम्मत की उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तो एक मैसेज तक नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ मैं ऑल्टर ढूंढने निकला था और अचानक मुझे एक चीख आई। अभी मैं अपने दिन के सबसे बुरे टाइम से गुजरा था। एक ऑल्टर से मुझे सिर्फ एक ब्लू क्वालिटी आइटम मिला था, विंड वॉकर बूट्स। ये बूट्स स्पीड बढ़ाते हैं पर रेनी नाइट्स में किसी काम के नहीं रहते। वापस आकर मैंने सोचा इनको भी स्टार रेनबो थ्रोन में दे दूंगा और देखूंगा कैसा ओरिजिन ब्लड मिलता है। रात को लगभग 11 बजे एक छोटी नदी के पास मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाने पर पता लगा कि ये एक अजीब सा ऑल्टर था जिसके लेफ्ट और राइट साइड अलग थे। ऑल्टर के लेफ्ट में एक रेड लाइट निकलती हुई फायर फिनिक्स बनी थी। राइट साइड में एक डल सी ब्रोकन स्वॉर्ड रखी थी। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ ऑन की तो पता चला कि दोनों ऑल्टर्स आपस में जुड़े हुए थे और बीच में एक हल्की सी एनर्जी थी। मैं सोचने लगा ऐसे ट्विन ऑल्टर्स भी होते हैं। जैसे जैसे मैं ऑल्टर्स के बारे में पढ़ रहा था मेरी हैरानी बढ़ रही थी क्योंकि दोनों की हिस्ट्री काफी बड़ी थी। फायर फिनिक्स ऑल्टर नंबर 7766 कनेक्शन बीकन 9 हेवंस इमॉर्टल रियलम। जीनियस गर्ल नैलन रैन बहुत परेशान थी। 3 साल पहले उसके मंगेतर श्याओ हुओ की कल्टीवेशन पावर खत्म हो गई थी। इस वजह से उसके फैमिली एल्डर्स उसे शादी तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। वो अभी रास्ते पे खड़ी सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए। और राइट वाले ऑल्टर की इन्फो भी उतनी ही शॉकिंग थी। ऑल्टर नंबर 66776 कनेक्शन बीकन 9 हेवंस इमॉर्टल रियलम। जीनियस बॉय श्याओ हुओ अपनी शक्तियां अचानक बंद होने की वजह से टॉप मोस्ट पोजीशन से गिरकर एक यूजलेस लूजर बन गया है जिसे सब हेट करते हैं। वो इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता है पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। रैन और हुओ ये स्टोरी आगे कैसी जाएगी मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ये भी एक फिक्शनल कहानी है जिससे कि मैंने पढ़ रखा है। अब पर्दे के पीछे वाले मास्टरमाइंड के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं रैन को मैरिज ब्रेक करने से रोक दूं तो शायद हुओ को वो डेस्परेशन नहीं मिलेगी जो उसका चीट एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है। सिंपल मतलब है कि अगर रैन अपने सो कॉल जिससे वो शादी करने वाली है उसको अभी रोक देगी या फिर उसके साथ भाग के शादी करेगी या कुछ भी करेगी तो वो बंदा मजबूत नहीं बन पाएगा। तो उसे मजबूत बनाने के लिए जो स्टोरी का प्लॉट है कि उनकी शादी टूटेगी ही टूटेगी, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। ऐसा हुआ तो मुझे कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मुझे स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से ही चलना होगा और सही टाइम पे आग लगानी हो। भले ही रैन टोटली हार्टलेस ना हो पर वो अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर शादी तोड़ने का मन बना रही है तो इस मैरिज को बुरी तरह टूटने दो। श्याओ हुओ को टोटल डिस्ट्रक्शन वाले रास्ते पर डालो ताकि रिवॉर्ड मैक्सिमम मिले। जल्दी से मैंने एक पेपर और पेन निकाला और उसमें आग लगाने वाली बातें लिखी। मैंने लिखा रैन एक फीनिक्स भला ऑर्डिनरी चिड़ियों के साथ कैसे रह सकती है? कल्टीवेशन का रास्ता बहुत कठिन है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अगर तुम्हें टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें रिश्ते तोड़ने ही पड़ेंगे। फिर मैंने वो पेपर फीनिक्स ऑल्टर पर रख दिया। एक पल में ऑल्टर से एक सॉफ्ट एनर्जी निकली और पेपर गायब हो गया। ऑल्टर पे एक लाइट स्क्रीन बन गई। उसमें दिखा कि रैन भारी दिल से सांस ले रही थी। उसने हुओ को दिया हुआ लव टोकन जोर से पकड़ा था। बाहर से एल्डा की आवाजें आ रही थी। रॉन बेवकूफी मत करो, फैमिली डिसाइड कर चुकी है। अब शियाओ फैमिली नालन फैमिली से जुड़ने के लायक नहीं है। ये सुनकर रैन को बहुत गुस्सा आया। तभी खिड़की से एक रेड फेदर उड़कर आया और उसके हाथ में रुका। वो एक व्हाइट पेपर में बदल गया। उस पे लिखा पढ़कर वो कांप उठी और खुद से बोली, एक फीनिक्स भला ऑर्डिनरी चिड़ियों के साथ कैसे रह सकती है? उसकी आंखों की कंफ्यूजन तुरंत गायब हो गई। उसकी बॉडी का फीनिक्स ब्लड उबलने लगा। उसने स्मूथली उस टोकन को क्रश किया और बिना पीछे देखे ग्रैंड एल्डा के साथ शियाओ फैमिली के पास चली गई। जब ऑल्टा की लाइट स्क्रीन गायब हुई मैं इस मैरिज को तुड़वाने वाला हिडन बॉस बन चुका था पर ऑल्टा का कोई रिवॉर्ड नहीं आया। मैंने सोचा क्या मुझे दोनों साइड्स का वेट करना पड़ेगा? मैंने मुड़कर दूसरे स्वॉर्ड ऑल्टर को देखा और फिर से पेपर पे मैसेज लिखा, भले ही टाइगर जमीन पर गिरे
पर वो झुकता नहीं, सिर्फ हवा के चलने का इंतजार करता है। 30 साल ईस्ट रिवर, 30 साल वेस्ट रिवर। इस यंग बॉय को कभी वीक मत समझना। ये लिखने के बाद मेरा ब्लड उबलने लगा और सीधा सर चढ़ने लगा। मैंने तुरंत वो नोट दूसरे ऑल्टर पे रख दिया। एक जोर की आवाज आई। इस बार का लाइट स्क्रीन पहले से भी इंटेंस था। स्क्रीन में शाओ फैमिली के मेन हॉल का एटमॉस्फेयर बहुत ही डिप्रेस्ड और टेंस था। रान रान की आंखों में ठंडक थी। शाओ फैमिली, मैं इस शादी को तोड़ती हूँ। एक मेंढक एक स्वान को खाने का सपना देख रहा था। आगे से हमारी फैमिली की हॉलीगल का रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। वहाँ खड़े सभी लोगों की हंसी सुनकर हुओ ने डिसाइड कर लिया कि वो इस बेइज्जती का बदला सबसे लेकर रहेगा। उसने वहां कॉन्फिडेंट खड़ी रान रान को देखा और कहा, ठीक है, आज मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ। आज के बाद मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद हुओ पीछे वाले पहाड़ पर चिल्ला रहा था। जैसे ही वो टूटने वाला था, मेरा लिखा हुआ नोट आसमान से गिरा और सीधा उसके फेस पे चिपक गया। वो शॉक में पड़ गया। उसने कागज खोला जिसमें बिल्कुल मिडिल स्कूल वाली सिंड्रोम जैसी बातें लिखी थी। 30 साल ईस्ट, 30 साल वेस्ट। एक लड़के को कभी पुअर मत समझना। ये नोट पढ़कर हुओ की बॉडी जोरों से कांपी। उसके दिल के अंदर आग जो बुझने वाली थी वो अचानक से भड़क उठा। मेरी डेस्टिनी मेरे हाथों में है, आसमान के नहीं। मैं शिया हुओ यहाँ खत्म नहीं हूँगा। जैसे ही उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ टॉप पर पहुंचा, उसके राइट हैंड में पहनी हुई ब्लैक रिंग बहुत तेजी से चमकने लगी। हजारों सालों से सोई हुई एक ताकत उसमें जागी। छोटे लड़के, इन सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। बाहर का लाइट स्क्रीन उसी पल फूट गया और स्पेस टाइम पार करके आई हुई एक इमेंस एनर्जी उस ऑल्टर पर आकर गिरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रिएक्शन इतना बड़ा होगा। इस रिवॉर्ड की क्वालिटी क्या होगी, मैं ये चीज सोचने लगता हूँ। मैं अपनी आंखें फाड़ कर उस ऑल्टर को घूर रहा था। लेफ्ट साइड वाली फीनिक्स ऑल्टर से एक ब्लैक लाइट आसमान की तरफ फूटी। उस ब्लैक लाइट से एक्सट्रीम गुस्से और रिजेंटमेंट की एक टेरिफाइंग ऑरा फील होने लगी। मैं सोचने लगा, ओह शिट, ब्लैक लाइट। मैंने सोचा अब भागना पड़ेगा, पर उसी समय राइट साइड वाले ब्रोकन स्वॉर्ड ऑल्टर से भी एक रेड लाइट का पिलर फूटा। उस ब्लाइंडिंग रेड लाइट ने पूरा आसमान जगमगा दिया। ये देखकर मेरे पैर जम गए। मैंने कहा, रेड लाइट रिवॉर्ड, फिर मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं उस टाइम दोनों ऑल्टर के रिवॉर्ड्स को देखकर बहुत नर्वस था। एक तरफ मौत जैसी काली रोशनी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी रेड लाइट जिसके पीछे सब लोग पागल हो जाते। मैंने तुरंत भागने का प्लान कैंसिल किया। मैं सीधा मुड़कर रेड लाइट वाले ऑल्टर की तरफ भागा। मैंने तुरंत उस रेड लाइट में तैरती हुई चीज को पकड़ा, एक डैगर जिसमें एक ब्लैक स्मोक निकल रहा था। उसी समय जमीन बहुत बुरी तरह हिलने लगी। मैंने देखा कि उस ब्लैक लाइट ऑल्टर में एक ऐसी शेप बन रही थी जिसका चेहरा रान रान से 70% मैच कर रहा था, पर उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली पागलपन वाला था और उसकी आवाज बहुत नफरत से भरी हुई थी। किसकी वजह से मैंने उसको खोया? उसकी आवाज सुनकर मैंने तुरंत अपनी आई ऑफ ट्रूथ ऑन की। रान रान का हार्ट डीमन रैथ, क्वालिटी एपिक, कार्मा ट्विस्टिंग रेजेंटफुल बॉडी डिजास्टर। इसके पास नालन रान रान जैसी ही ब्लड लाइन है, एक्सट्रीम पैरानॉइड और क्रेजी पर्सनैलिटी भी। मैंने वहां से भागने का प्लान बनाया, पर उस रिजेंटमेंट बॉडी ने डायरेक्ट मेरा पीछा किया। एक मैसिव पावर आके सीधा मेरे चेस्ट पर लगी। मेरी बॉडी किसी आयरन से कम नहीं थी, पर फिर भी उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरे मुंह से खून निकल आया। मेरा दिल डर के बैठ गया। मैंने खुद से कहा, ओह शिट, इसके साथ कैसे लड़ूंगा मैं? वो आत्मा तुरंत आगे आई और मेरे गले पर अटैक करने लगी। डेस्टिनी पॉकेट वॉच अचानक से जोर से वार्निंग देने लगी। मैं तुरंत पीछे कूदा और अपने हाथ के उस नए डैगर से उस रेजेंटमेंट स्पिरिट पे अटैक किया। मुझे लगा डैगर इसकी बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, पर बिना किसी मेहनत के डैगर उस आत्मा के अंदर चला गया। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने खुद से कहा, ये डैगर कुछ आम बात नहीं लगता। स्पिरिट को दर्द हुआ और वो जल्दी से पीछे हटी। मेरे पास आने की दोबारा हिम्मत नहीं की उसने। फिर उसने एक ब्लैक फायर मेरी तरफ फेंक दिया। मैं रोल करके उससे बाल बाल बचा। मैंने अपना अटैक ऑन करने की तैयारी कर ली, क्योंकि ये डैगर सामने वाले की डिफेंस तोड़ सकता था, तो उसको मारना अब इम्पॉसिबल नहीं था। मैंने आई ऑफ ट्रूथ ऑन की। स्पिरिट की पेट के पास पर्पल लाइट फ्लैश हो रही थी। वो उसकी कमजोरी हो सकती है। मैं उसके पास जल्दी से गया और डैगर उसके स्टमक की साइड घुमाया। स्पिरिट ने अपने आप को गार्ड किया और अपना एक हाथ बढ़ा के अटैक करना चाहा। मैंने डैगर की डायरेक्शन तुरंत चेंज की। उसके स्टमक पर कट लगा, पर मेरा लेफ्ट आर्म भी उसके क्लॉज के लगने से इंजर्ड हो गया। उसकी पेट की रोशनी और डिम हो गई। फिर हम दोनों की फेस टू फेस फाइट चालू हो गई। मैंने उसके स्टमक के कट को और डीप किया, पर उसने मुझे वापस दूर फेंका। जब मैंने जोर लगाकर उठने की कोशिश की,
तो मुझे लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। स्पिरिट के पेट पर बनी लाइट और ज्यादा डल हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी पूरी रिजेंटमेंट को एक साथ जमा किया। एक बहुत बड़ी जाइंट स्वॉर्ड बनके मेरी तरफ आने लगी। मुझे इसी चांस का वेट था। मैंने तुरंत अपनी एक्ट 4 की एंट्री टिकट फेंक के यूज की। उस टिकट की मदद से स्पिरिट की स्वॉर्ड हवा में गायब हो गई और उसके फेस पे कंफ्यूजन और पछतावा आ गया। मैं अपनी टॉप स्पीड से गया और लगातार उस स्पिरिट के पेट पे स्ट्राइक करता गया। आखिरकार वो रिजेंटमेंट स्पिरिट जमीन पर गिर गई और फाइट खत्म हो गई। मेरी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे कट्स थे। मेरा लेफ्ट हैंड और रिब्स पूरी तरह फ्रैक्चर थे। पर इस कंडीशन में भी मैं अपने ड्रैगन एग को नहीं भूला। मैंने उसे निकाल कर कमांड दी जमीन पे पड़े काले खून को पी लेने की। उसका इंक्यूबेशन प्रोग्रेस धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और सीधा 49.6% पे रुका। तभी मेरी आई ऑफ ट्रूथ ने कुछ गड़बड़ नोटिस की। हवा में जितनी भी रिजेंटमेंट बची थी वो गायब नहीं हुई, बल्कि उस काले डैगर में अब्सॉर्ब हो रही थी। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक इस नए डैगर के स्टैट्स चेक नहीं किए थे। आई ऑफ ट्रूथ यूज करने के बाद डैगर के डिटेल्स सामने आए। प्राइमरी सोल डैगर, ग्रोथ प्रोग्रेस 97 पॉइंट्स, क्वालिटी ग्रोथ टाइप मिथिक। ये सोल्स रिजेंटमेंट और फियर्स को खाकर अपना साइज बढ़ाता है। जिसके पास ये डैगर होता है उसे मेंटल अटैक से बहुत ज्यादा डिफेंस मिलता है। ये स्टैट्स बढ़ने के बाद मेरी आंखों में बहुत खुशी थी। एक और मिथिक आइटम, और ये दिमाग वाले अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। ये वही चीज थी जिसके मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि ओरिजिन ब्लड ने मेरी बॉडी का डिफेंस बहुत तगड़ा कर दिया था, पर अगर कोई दिमाग पर अटैक करके मुझे पागल कर देता तो मेरी सारी बॉडी पावर्स यूजलेस हो जाती और मैं धीरे धीरे मर जाता। लेकिन इस नए डैगर ने उस कमी को पूरी तरह से बाहर कर दिया था। Alright guys, this was the completion of this novel। और मतलब नॉवल की एनिमेशन, नॉवल तो बहुत बड़ी है वैसे ये, बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को हाइप कर देना, ताकि अगर इसकी मुझे एनिमेशन और मिलती है तो मैं उसे भी तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दूं। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर देना और कमेंट कर देना प्लीज़ इस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।